Hello guys, welcome to my channel esteemed educator. This is your esteemed sir अभिषेक मिश्रा. आज हम लोग क्लास 12th का गाउस लॉ जो चैप्टर बहुत पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको स्टार्ट करते हैं. इवन आज उसको कंप्लीट ही कर देते हैं क्योंकि आप सभी को पता है गाउस लॉ काफ़ी छोटा चैप्टर है, 2 टर्न का होता है. हम लोग आज उसकी केवल थ्योरी देखेंगे और नेक्स्ट टर्न पे उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे. इस प्रकार हमारा गाउस लॉ 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा. इसका पहला वीडियो आ चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और रही बात जो दूसरे वीडियो की उसको आप देख ही सकते हैं. मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो आराम से इसको समझते हैं. आइए देखते हैं गाउस लॉ. जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोगों ने गाउस लॉ का काफ़ी अच्छा सा एनालिसिस कर रखा था पहले वीडियो में. जिन लोगों ने गाउस का पहला वीडियो नहीं देखा है वो अच्छे से जाके पहले पहला वीडियो देख लें, नहीं तो उनको सेकंड वीडियो समझ में नहीं आने वाला. बात करते हैं गाउस लॉ के. जो सेकंड वीडियो है, गाउस लॉ सबको पता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से अगर हम किसी फ्लक्स की बात करें, कितना फ्लक्स एमिट होता है, तो उसकी वैल्यू होती है जितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है हमारा फ्लक्स. और फ्लक्स क्या होता था ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है. तो आइए हम लोग कुछ गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड फ्लक्स द गिवन सरफेस. जैसे कि हमको एक सरफेस गिवन है, इसका हमें फ्लक्स निकालना है. यहां पर आप देख सकते हैं एक ओपन सिलेंडर है. ओपन सिलेंडर के यहां पर सरफेस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q. यहां पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा. और हमें इस पूरी सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा ये पता लगाना है. अब आप सभी जानते हैं इस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे, कुछ ऐसे, और बहुत सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी. कुछ ऐसी डायरेक्शन में निकल रही होगी, कुछ ऐसे निकल रही होगी. यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी. ऐसा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज से निकल रही होगी. ओके, तो हमें अगर पूरा इससे पूरा फ्लक्स निकालना है तो क्यों ना इसी सिमेट्री को फॉलो करते हुए एक ऐसा ही सिलेंडर यहां पर जोड़ दें, यानी कि इसको क्लोज कर दें. तो हमने यहां पर देखा है कि अगर पूरा क्लोज्ड सरफेस होता, ये पूरी एक क्लोज्ड सिलेंडर बना देते. ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लोज कर दिया. ये एक्सटर्नल एक सिलेंडर बनाकर, ये एक्सटर्नल सिलेंडर बनाकर मैंने इसको क्लोज कर दिया है. ये पहले से ही था, मैंने इतना सिलेंडर और बना दिया. ठीक है, तो ये पूरा क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स हमें पता है कितना होता है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गाउस. बट हमें तो यही सरफेस है गिवन है ऊपर वाली, तो आधी सरफेस से कितना होगा 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकली हाफ सिलेंडर से हमें निकालना था. ये तो हम लोगों ने अपने मन से ऐड किया है जिससे पूरी क्लोज सरफेस बन जाए. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगर कोई इरेगुलर शेप की भी बॉडी होती, लाइक फाइंड फ्लक्स, हमें सरफेस से पता करना है और यहाँ पर -Q चार्ज क्लोज है. क्लोज क्या है, अभी ये इस ओपन सरफेस पे रखा हुआ है और ये थोड़ी सी जो ऊपर वाली बॉडी है ये क्लोज है और इसके सरफेस पर ये ओपनली रखा हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो -Q/ε0 आता है फाई. यहाँ पर इसको हम लोग ऊपर जैसा शेप है वैसे सिमेट्रिकली नीचे बना देंगे जिससे ये पूरा क्लोज्ड हो जाए. और आप देख सकते हैं जब ये क्लोज हो गया ये है, तो इस सरफेस का टोटल होता है Q/ε0 यानी -Q/ε0 क्योंकि अंदर -Q चार्ज इनक्लोज्ड है. तो इतनी वाली सरफेस जो मैंने पेंट कर रखा है उसका फ्लक्स कितना होगा -Q/2ε0 क्योंकि वन सरफेस से उसका हाफ हो जाएगा. अगर पूरी क्लोज्ड सरफेस से हमारा Q/ε0 है तो हाफ सरफेस से इतने जो कलर्ड पार्ट है उससे हमारा Q/2ε0 होगा. माइनस साइन रखेंगे -Q/2ε0. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस. यहां पर हमको ये सरफेस गिवन है, ये एक प्रिज्म है हमारा. प्रिज्म
तो 3 सरफेसेस का होता है, ये पिरामिड कह सकते हैं, और जिसकी 4 सरफेसेस हैं। एक ये आपको मैंने पेंट करके दिखाई हुई है, एक ये बेस, एक ये सामने वाला, एक इसके पीछे वाला ये, और इसके भी पीछे वाला एक ये सरफेस। उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा पिरामिड समझ में आ रहा होगा। तो इसकी 4 सरफेस हैं और इसके बेस पर यानी ओपनली ये ऐसे रखा हुआ है, यानी नीचे से अगर ऑब्जर्वर कोई देखेगा तो उसको ये क्यू चार्ज दिखेगा। तो क्यों ना हम इसी के जैसा ऊपर ऐसे एक शेप बन रहा है वैसे ही नीचे एक पिरामिड क्लोज कर दें और इसको ढक दें, इस पूरे शेप को ढक दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में हमने ढकने की पूरी कोशिश की है, 3D फिगर में इसको क्लोज कर दिया वैसे ही सरफेसेस है। तो पूरा क्लोज सरफेस से आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर कितनी सरफेस है? ऊपर वाले में अगर आप देखें तो 4 सरफेस है, 1 2 3 4, नीचे वाले में भी 4 सरफेसेस हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हमारा आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। अगर हमारा एक ऐसा कोई शेप दिया गया है, जैसे कि एक ये ए और ए लेंथ और ब्रेथ का हमको एक शीट दे दी गई है जिससे a/2 डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज है, उससे कितना फ्लक्स होगा, यानी कि इस क्यू चार्ज से इस शीट से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें पता करना है। और इस फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी यूनिफॉर्मली, सीट्स को परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे जा रही होगी सीट से। तो ऐसे कितनी फ्लक्स इस शीट से निकलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। फाइन, तो इस क्यू से कितना निकलेगा, तो ऐसे हमें ये जो शीट है ये शीट ऐसे लगानी होगी, कुछ इस मैनर में लगानी होगी कि ये पूरा क्लोज हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं जैसा कि ये a/2 इस शीट से ऊपर की ओर है, यानी बेस से a/2 डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करें, एक इसके सामने एक ऐसी शीट लगा दें, एक यहां पर लगा दें, एक इसके जस्ट पीछे और एक इस साइड। यानी कि ये देखिए मैंने यहाँ इसको पूरे बेस को अगर जोड़ लिया जाए तो ऐसे 6 फेसेस लगा दिए हैं जिससे ये पूरा क्लोज हो जाएगा। 6 फेसेस लगा दिए और ये क्लोज करने की मैंने कोशिश की है। ये क्यू चार्ज को मैंने 6 फेसेस लगा दिए। पहला फेस, पहला, ओके वेट, ओके यहां पर मैंने पहला फेस बना दिया। ये हमारा दूसरा फेस है, ये हमारा तीसरा फेस है, ये पीछे वाला चौथा, और ये 5वां, और ये जो सामने वाला फेस दिख रहा है ये जो सामने वाला फेस है ये हमारा 6वां फेस हो जाएगा। ओके, और ये जो बेस वाला था ये तीसरा था। तो इस प्रकार हमने 6 फेस लगा दिए, यानी कि 6 फेस। एक तो बेस हमें पहले दिया हुआ था, हमने 5 फेसेस और ऐसे लगा दिए जिससे ये पूरा क्लोज हो जाए। और उसके बाद अब ये क्लोज सरफेस बॉडी बना दी। क्लोज से कितना निकलता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल सीट से कितना निकलेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं 6 सरफेस हैं तो टोटल निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक सरफेस से कितना निकलेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 सरफेस हमने बना दी थी। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। यहां पर एक मैंने ऐसे सरफेस दी हुई है और A साइड है और यहां पर A उसकी ब्रेथ है, यानी उस एक स्क्वायर आप एज्यूम कर सकते हैं। और स्क्वायर से इसके टॉप पे, यानी इस ये स्क्वायर अगर जमीन पे आप एज्यूम कर लें तो इससे जस्ट A हाइट पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैंने इसको ढकने के लिए सबसे पहले जमीन पे ऐसे 4 वो बनाए, ऐसे करके कुछ इस मैनर में ऐसे कुछ स्क्वायर डब्बे बना दिए, ओके, जिससे ये पूरा ऐसा ढक जाए। और ऐसा उसका कुछ ढकने की कोशिश की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बगल पे मैंने इसको ढक दिया। और ये जो A डिस्टेंस पे क्यू चार्ज है ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ये कुछ जो मैंने ए साइड के ऐसे 3 और जो ये जोड़े हुए हैं, शीट्स जोड़ी हुई हैं, ए साइड, ए लेंथ और ब्रेथ की ऐसी 3 ये जो मैंने पेंट कर रखी हैं, ये मैंने अपने मन से जोड़ी हुई हैं और ये पहले से दी हुई थी। तो ये पेंट करने के बाद अगर हम इसको देखें तो जो क्यू चार्ज की पोजीशन है वो इस शीट से कुछ ऐसे है, यानी ये शीट ऐसे बेस पे रखी हुई है और साइड व्यू देखेंगे तो इससे कुछ A हाइट ऊपर लिख रहा है। अब हमें ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बन गया कि अगर यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर हमको एक बेस गिवन है जैसे कि A
और ए लेंथ का बेस गिवन है और उससे a/2 हाइट पर एक चार्ज q था, तो इसको इनक्लोज करा था हमने एक किसी क्यूब से। वैसे ही हम 2a साइड का एक हमको मिल गया है, यहां पर आप देख सकते हैं बेस मिल गया है एक 2a साइड का और 2a लेंथ का, लेंथ और ब्रेथ इसकी 2a। ऐसे इसके हमको 6 फेसेस और बनानी होंगी, यानी 5 और बना देंगे तो ये पूरा क्यूब बन जाएगा, जिसमें ये क्यू चार्ज है इनक्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब हमने 6 फेसेस ऐसे और लगा दिए, लगाने के बाद हमको ये फिगर मिल गया ऐसा कुछ। ये हमने 6 फेसेस लगा दिया और यहां पर ये क्यू चार्ज क्लोज कर दिया, तो पूरा इस पूरी क्लोज बॉडी से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। बट ऐसी कितनी हमने लगाई होंगी सरफेसेस, क्योंकि ओरिजिनल तो हमारा ये था, ए लेंथ और हाइट का ये वाला ओरिजिनल है, जो मैंने पेंट नहीं किया हुआ है, ये मेरा ओरिजिनल है, इसीलिए मैंने इसको पेंट नहीं किया हुआ है। तो ऐसी हमारी कितनी सरफेस हो गई 24, क्योंकि नीचे हो गई 4, यहां पर हो गई 4, ऐसे ऊपर 4, ऐसे करके 6 फेसेस है और एक फेस पे 4 का दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल हमारा ए लेंथ यानी ए ब्रेथ और ए लेंथ का ऐसा कुछ शीट थी ओरिजिनल। तो एक ये देखो ओरिजिनल ऐसा कुछ था और एक फेस पे 4 ऐसे हो जाएंगे तो 6 फेस पे 24 हो जाएंगे, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम लोग ऐसा कुछ देखेंगे कि अगर यहां पर हमको एक हेमिस्फीयर दिया गया है, या सेल कह सकते हैं, हेमिस्फीयर से स्फीरिकल शेल, यहां पे क्यू चार्ज इसके बेस पे नहीं रखा, यहां पे हर बार रख देते थे, अब की बार ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि कुछ इस साइड है। तो अब हम लोग देखें कि क्या सिमेट्री से यहां पे इसको क्लोज कर दें तो क्या हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है। यहां पर ये चार्ज अगर इस साइड होता तो जितना ही इसकी डिस्टेंस ऊपर वाले स्फीयर से थी उतनी नीचे वाले स्फीयर से होती, और सिमेट्री से हम कह सकते थे Q/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि इस सरफेस से था, इस सरफेस से। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इसकी इस सरफेस से जो डिस्टेंस है वो कुछ अलग है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आप देख सकते हैं काफी चेंज हो जाएंगी, यहां से इनकी डिस्टेंस भी अलग अलग जाती जा रही है, आप देख ही सकते हैं ये सब डिस्टेंसेस अलग अलग है। ओके, तो यहां पर इनकी जो डिस्टेंस है ये सारी अलग होने की वजह से हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी बांटनी पड़ जाएगी, यानी कि कुछ अलग तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। और वो अलग तरीका ये है कि हम ऐसे शेप बना के इसको रिकंस्ट्रक्ट करके, सिमेट्री से नहीं कर सकते, इसको हम बांट लेंगे 5 टोटल कर्व शेप, ये जो हमको दी गई है ये वाली कर्व शेप, और ये जो सर्कुलर शेप है इनसे क्लोज। ओके, और आप देख सकते हैं अगर ये क्लोज सरफेस होती तो इससे क्यू डिस्टेंस पर कितना फ्लक्स आता वो हम लोग निकाल लेते, और कर्व सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकाल लेते। तो इस प्रकार कर्व और जो हमारा सर्कुलर है, ये जो सरफेस है सर्कुलर है, इन दोनों से ही हम लोग फ्लक्स निकाल सकते थे इंडिविजुअल, जिनका टोटल आता Q/एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज आ गई होगी। हमने यहां पर सिमेट्री का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर Q की जो पोजीशन थी वो जस्ट यहां पर नहीं थी, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गई थी, तो हम सिमेट्री का यूज नहीं कर सकते थे। तो बट क्लोज है ये पूरा, तो आंसर तो Q/एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग इसको कर्व और सर्कुलर की हेल्प से अलग अलग तोड़ के निकाल सकते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ सिलेंडर। अगर हमको एक ये सिलेंडर दे दिया गया है और हमको इससे इसके अंदर कितना चार्ज है ये पता लगाना है, और यहां पर हमको ये भी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है E0 वो इस सिलेंडर से बाहर की ओर कुछ आ रही है, यानी कि यहां पर कोई Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसा रखा होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर ऐसे जा रही है, और ये जो इसके फेसेस हैं सिलेंडर के, यहां से ऐसे कुछ बाहर निकल रही है। ओके, आप कुछ भी चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, तो उस चार्ज की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था, क्लोज इंटीग्रेशन E.dA वेक्टर, ये आता है सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर कितना चार्ज क्लोज है ये तो पता करने के लिए पहले हमें E.dA निकालना होगा। यहां पर dA की बात करते हैं तो यहां पे 3 हम लोगों ने सरफेस ले ली, एक ये वाली सरफेस, यहां पर एक छोटा सा जिसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की ओर जाएगा, और एक यहां पर ऐसे सरफेस ले ली जिसका एरिया वेक्टर, ये छोटा सा अगर स्मॉल फ्रेगमेंट ले लिया तो एरिया वेक्टर यहां पे ऐसे बाहर की ओर जाएगा,
और यहां पे अगर एक सरफेस ले ली तो एरिया वेक्टर जस्ट ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो जो हमारे 3 एरिया वेक्टर ऐसे जो आ रहे हैं उनको हमने देख लिया, बांट लिया अच्छे से। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे की ओर जा रही है, आप यहां ग्रीन से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ ऐसी है, ये ग्रीन से, और ये हमारा एरिया वेक्टर है जो कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो यहां पर इनके बीच का एंगल 90 हो गया, तो cos 90 जीरो होने की वजह से इस सरफेस जो कर्व सरफेस है हमारा, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस, सिलेंडर की लेटरल सरफेस से तो कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, बट इन दोनों सरफेस से आप सभी देख ही सकते हैं कि ए वेक्टर, एरिया वेक्टर और ई नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो जीरो है। इस वजह से हमारा कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाएगा, और यहां पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाएगा। तो कर्व वाले से तो जीरो हो गया क्योंकि cos 90 जीरो हो गया, बाकी ई नॉट ए cos 0, ई नॉट ए cos 0 तो हो जाएगा। और एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर है क्योंकि इसकी रेडियस आर दी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर यहां पे भी रख देंगे, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी रख देंगे। ओवरऑल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करा देंगे जिससे ये आ जाएगा 2 ई नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे हमारा इसके अंदर कितना चार्ज क्लोज था ये पता चल गया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन है क्यूब ऑफ अ साइड ए इज गिवन इफ ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, यानी कि यहां पर हमको जो ई नॉट है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वेरिएबल है और वो एक्स पे डिपेंड कुछ इस मैनर में कर रही है। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है। तो मैंने एक, हमको ये फिगर गिवन है, क्यूब जो है गिवन है, और क्यूब कुछ ऐसा पोजीशन है कि उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोगों को ये दिख रही हैं, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो रेड कलर से मैंने मेंशन करी हुई है ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप का मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्यूब को ऐसे कुछ कट करते हुए जा रही है। क्यूब पे मैंने इनकी लेबलिंग कर रखी है, इनके जो वर्टिसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ए बी सी डी यहाँ पे बेस पे वर्टिसेस हैं, और ये मैंने कुछ वर्टिसेस बना रखे हैं। यहाँ पर आप इसकी 6 फेसेस देख सकते हैं, और हर एक फेसेस का एरिया वेक्टर जो है उसको आपको अच्छे से देखना होगा। जैसे ये फेस है, इसका एरिया वेक्टर जस्ट इसके ऊपर की ओर जाएगा। इस वाली सरफेस का जो जस्ट बेस में है इसका एरिया वेक्टर इसके नीचे की ओर जाएगा। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेड लाइन है, ग्रीन लाइन हमारी एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का ही एंगल 90 है। तो यहाँ पर cos 90 जीरो होने की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, ई डी ए cos 90 जीरो हो जाएगा। यहाँ वाली सरफेस पे अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखें तो जस्ट ऐसे बाहर की ओर जाएगा। इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर देखें तो बाहर की ओर जाएगा एरिया वेक्टर, ओके। और फ्रंट वाली सरफेस पे भी 90 हो जाएगा इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। और इसके जो बैक वाली सरफेस है, जो पीछे है बैक साइड, जो हमें दिख नहीं रही है, उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो बची केवल ये दो सरफेस जिनका मैंने नाम ले रखा है EHDA और FGCD। मैं इनको दिखा देता हूं फिगर में, EHDA, ओके, EHD और A, इस सरफेस से और ये वाली सरफेस से FGC और B, ओके। इन दोनों सरफेस से ही जाएगा। यहां पे मुझे D लिख दिया है गलती से, B लिखना था, ओके। तो यहां पर इन दो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पे कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। तो यहां पर 180 नहीं होगा, एक्चुअली देखे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 180 हो जाएगा। तो यहां पर दोनों ही एंगल cos 0 है, cos 0। यहां पर देखेंगे तो एक जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप EHDA की जो पोजीशन देखें वो ओरिजिन पे ही है। ये जो पूरी सरफेस है ये ओरिजिन पे ही है, और इसकी अगर इस वाले सरफेस पे देखें ओरिजिन यानी x इक्वल टू 0 अगर हम रख देंगे तो ही ओरिजिन आता है। x इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यानी कि जो सरफेस है हमारी EHDA उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, EHDA की पोजीशन ओरिजिन पे से स्टार्ट हो रही है, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि इस सरफेस की वजह से जो हमारा ये आया हुआ है ये पूरा का पूरा 0 हो गया।
क्योंकि ई एक्स की जगह 0 रख दिया ए स्क्वायर, और यहां पर एक्स की जगह पर ए रख दिया क्योंकि ये सरफेस एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस ये वाली सरफेस है जो कि मैंने दिखाई हुई है फिगर पे ऐसा करके, ये मैंने फिगर पे दिखाया हुआ ए डिस्टेंस है। और कौन सी सरफेस? एफ जी सी बी, ये मैंने ग्रीन ग्रीन कर दी है। ये सरफेस ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस आगे है, तो E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप होता है, ई नॉट तो रख दिया, एक्स की जगह पर ए रख दिया, तो इस प्रकार आ गया ई नॉट ए क्यूब, और एप्सिलॉन नॉट से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू चार्ज जो कि इनक्लोज था इस पूरे क्यूब से वो आ गया ई नॉट ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये जो सरफेस थी ये ओरिजिन पे होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, जबकि ये जो सरफेस है ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस आगे है, इस वजह से ए की एक्स की वैल्यू ए रख दी। वेरिएशन ऑफ गाउस लॉ देखते हैं, गाउस लॉ कैसे कैसे वेरी कर सकता है। अगर हमारा कोई एक स्फीयर है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं फिगर में मैंने एक स्फीयर ले रखा है और स्फीयर के अंदर एक क्यू चार्ज ले रखा है, और क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स जा रहा है, इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स कट कर लें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने एक स्मॉल फ्रेगमेंट यहाँ कट कर रखा है, उससे एरिया वेक्टर आपको पता है क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होती है लाइक दिस, और यहाँ पर भी जो मैंने एरिया वेक्टर ये छोटे से स्मॉल फ्रेगमेंट ले रखे हैं उनके अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस मैनर में, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस मैनर में होगी इसके अलोंग। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर से दिखा दी, साथ में एरिया वेक्टर भी ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं इन्हीं के अलोंग होंगे। तो आप देख सकते हैं ई और एरिया वेक्टर का हर जगह एंगल 0 होगा, तो इसको अगर पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दें, पूरी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो ई डॉट डी ए पूरी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, और जो स्फीयर का एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आगे हम इसको देखेंगे, ये कुछ ऐसा हमारा बन जाएगा रिलेशन। उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल देखते हैं। यहां के 3 केस होते हैं। हमें अगर जो स्फीयर है वो कैपिटल आर रेडियस का ले रखा है, तो हमें कैपिटल आर से जब डिस्टेंस पॉइंट की ज्यादा होगी, यानी अगर ये जो पॉइंट है ये स्मॉल आर दूरी पर है स्फीयर के सेंटर से, तो जब ये इसकी दूरी स्मॉल आर जो है, जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा होगी, यानी ये पॉइंट जो है P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, या A जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है A पॉइंट, वो जब इससे बाहर की ओर होगा, इस स्फीयर से बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और जब सरफेस पर ये A पॉइंट आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमें तीनों कैलकुलेट करने हैं। तो आइए बात करते हैं थिन स्फेरिकल सेल होता क्या है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है अगर कोई हमारी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल में जो चार्ज होता है वो अंदर तो लाई करेगा नहीं क्योंकि थिन है, पूरी इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली लाई कर जाएगा, और क्यू चार्ज मैंने इसकी स्फीयर पर दे रखा है। ये जो स्फीयर है ये कैपिटल आर रेडियस का है, इसका सेंटर O है, इससे स्मॉल, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट मैंने A ले रखा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी यही पहले कैलकुलेट करना है, बाद में फ्लक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग A से पास करता हुआ एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे। याद रहे जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी होती है उससे पास करता हुआ एक गाउसियन सरफेस बनाते हैं। गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, और आप देख सकते हैं ये डॉटेड डॉटेड मैंने गाउसियन सरफेस बना रखी है जो कि A से पास कर रही है। अब यहां पर स्फीयर पर मैंने छोटे छोटे 2 स्मॉल फ्रेगमेंट कट कर लिए, ये आप ग्रीन से देख सकते हैं मैंने स्मॉल फ्रेगमेंट्स कट किए हुए हैं, और इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को अगर हम इस पॉइंट A से मिलाएं तो आप देख सकते हैं इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इन्हीं के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने ग्रीन से दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आ रही है DE, क्योंकि स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग होगी और वो DE होगी, और इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो DE के इसको जो इसकी एक्सिस है, या यूं कह सकते हैं सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग होंगे, DE अलोंग मिलता जाएगा और परपेंडिकुलर वाले कैंसिल होते जाएंगे। ये जो GS था वो गॉसियन सरफेस था,
तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कितनी। आप जैसा कि जानते हैं हमने केस ले रखा है व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और जो इंटीग्रेशन मैंने किया क्लोज सरफेस के लिए, ये मैंने गाउस लॉ लगा रखा है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है, कैपिटल क्यू, तो मैंने यहां क्यू रख दिया, क्यू इन की जगह पर क्यू रख दिया कॉस जीरो, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके अलोंग आ रही है इन एरिया वेक्टर्स, ये जो हमारे एरिया वेक्टर ये भी इसी के अलोंग है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे कुछ ए पॉइंट पर मिलाया इन पॉइंट्स को। सबसे पहली बात तो ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर्स मैंने ले रखे हैं, स्मॉल एरिया फ्रेगमेंट कट कर रखे हैं, इनको सबसे पहले ए पॉइंट से मिलाया, और ए पॉइंट के मिलाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग होगी और एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग होंगे, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो मैंने यहां पर जीरो रख दिया। अब एरिया वेक्टर को अगर हम लोग इस पूरे डीई को, छोटे छोटे डी को अगर हम लोग ऐसे यहां पे बनाते रहे, बहुत सारे डीई ले लें, यहां पे डीई ले लें, ऐसे यहां पे डीई ले लें, ऐसे ढेरों डीई अगर हम लोग ले लेंगे तो इस प्रकार हमको तो इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। और जब ये एरिया मिल जाएगा तो हम लोग यहां पर एरिया को इंटीग्रेट अगर करेंगे, यहां पर एरिया को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीए स्फीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ई को इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी थी, इस साइड डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और आप जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k बोलते हैं, तो k q अपॉन r स्क्वायर मिल जाएगा। स्मॉल r उस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से, यानी स्फीयर के सेंटर से, तो आपको पता चल गया कि फॉर्मूला ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने किसी पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था कि अगर कोई q पॉइंट चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और इसकी दूरी है R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इसी के अलोंग और उसका फॉर्मूला आता था k q अपॉन r स्क्वायर। ऐसा ये कुछ फॉर्मूला है। अब हम लोग दूसरा केस लेंगे व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब हम लोग गाउसियन सरफेस यानी ए पॉइंट हमको यहां पे मिल गया, इसके अंदर गाउसियन सरफेस लेंगे। आप देख सकते हैं गाउसियन सरफेस तो ले लिया, लेकिन क्या इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड है? जैसा कि हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था क्यू इन को हम लोगों ने क्यों लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि गाउसियन सरफेस एक अच्छी खासी हमको बड़ी मिल रही थी और ए जो था इस स्फीयर के बाहर लाई कर रहा था। लेकिन अब जब ये क्यू जीरो हो गया और यहां पर एरिया वेक्टर भी देखें ई के या तो जीरो होगा या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा, तो हमारी जब यही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप जीरो हो जाएगी। इससे पता चल गया थिन स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी जीरो होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनके बीच का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। आपने देखा था जब आर आ गया था यानी सरफेस पर, यानी कि ये जो पॉइंट है इस चीज को डिनोट कर रहा है व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तब ये हमारा पॉइंट आया था और इसकी वैल्यू थी के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया था। ये हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से। और जैसे जैसे हम स्मॉल आर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर करते जाएंगे, आप सभी जानते हैं कि वो 1 अपॉन आर स्क्वायर था फॉर्मूला, इस वजह से ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह के घटता जाएगा। लेकिन इसके अंदर व्हेन स्मॉल आर, ये जो रीजन ये दिखा रहा है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये रीजन जो दिखा रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, इसलिए लाल कलर से कोई भी मैंने ग्राफ नहीं बनाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये इसका ग्राफ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल ड्यू टू इट्स ओन चार्जेस एट द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर हमेशा जीरो होगी, जैसा कि ग्राफ में भी हमने देखा है। और अब हम लोग यहां पे एक और चीज देख सकते हैं, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल ड्यू टू इट्स ओन चार्जेस एट सरफेस, होल चार्ज कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग मान सकते हैं कि ये जो पूरा थिन स्फीयर है उसको कंसंट्रेटेड या मान लेंगे ये कहां पे वर्क कर रहा है, इसके सेंटर पे वर्क कर रहा है। और ए पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो इसका फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसके सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल आर स्क्वायर है। अगर यही बी पॉइंट इसके अंदर ले लें, स्फीयर सेल के अंदर, आपको बताया था थिन स्फीयरिकल सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होती। यहां पे देखिए कोई ग्राफ नहीं लाई कर रहा है, तो यहां पर बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। और एक पॉइंट मैंने सी ले रखा है जो कि इसी स्फीयरिकल सेल के सरफेस पर लाई कर रहा है, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ईसी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सी पर होगी वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर इफ गिवन दैट पॉइंट चार्जेस क्यू, पॉइंट चार्जेस जैसे कि 3q और -2q ये जो पॉइंट चार्जेस हैं, एंड थिन स्फेरिकल शेल। हमको एक थिन स्फेरिकल शेल गिवन है जिसकी सरफेस पर चार्ज -2q है, जबकि इसके सेंटर पर चार्ज 3q लाई कर रहा है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। आइए देखते हैं स्मॉल आर जब लेस देन कैपिटल आर होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर का मतलब होता है हमें इस स्फीयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस लेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस स्फीयर के अंदर अगर गॉसियन सरफेस लेट करेंगे, एक्सक्यूज मी, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने का मतलब है इसी के अंदर हम लोग एक स्मॉल आर रेडियस का एक सरफेस बना लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एक स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल बना लिया, यहाँ पर एक पॉइंट पिक कर लिया ए। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है -2q चार्ज की वजह से और 3q चार्ज की वजह से। आप जानते हैं -2q जो थिन स्फीयर है उसके अंदर लाई कर रहा है ए पॉइंट, और ए पॉइंट जब भी -2q या किसी भी थिन स्फीयर के अंदर लाई करता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q चार्ज की वजह से 0 आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 3q की वजह से अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं 3q की सरफेस पर आ रहा है। ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक स्फीयर की तरीके बिहेव कर रही है, और इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर ए पॉइंट हमने पिक किया हुआ है जिससे स्मॉल आर दूरी पर यानी सेंटर पर एक 3q चार्ज है, तो के 3q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर निकल आया। ओके, आइए हम देखते हैं अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, एक ए पॉइंट पिक कर लिया जो कि सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, सी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब आप देख सकते हैं -2q और 3q में जो -2q है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है और 3q भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो नेट चार्ज कितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है? q चार्ज, क्योंकि जो चार्जेस का टोटल सम है 3q -2q वो आ जाएगा q चार्ज। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा kq अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्फीयर बनाया, सॉलिड स्फीयर, और पॉजिटिव चार्ज इधर उधर खूब सारा फैला हुआ है, और ये जो सॉलिड स्फीयर पर तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज इस पे बहुत सारा है, इस कैपिटल आर इसकी रेडियस है, क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो सबसे पहले स्मॉल आर ले लिया जो कि इसके कैपिटल आर से बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी के अलोंग जा रही है, एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग जा रहा है, तो ए डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। जब हम लोग डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यू इसके अंदर कितना है? क्यू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो हमने क्यू रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इस जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर और कट कर लिया, और इस स्मॉल आर रेडियस पे कितना चार्ज ऑक्यूपाई होगा ये देखने के हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद पड़ा होगा। याद कीजिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जब चार्ज हमारा पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, Q अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज आ गई होगी। यहाँ पर एक स्मॉल फ्रेगमेंट कट कर लिया, E इलेक्ट्रिक फील्ड का और DA वेक्टर का कैलकुलेट कर लिया। दोनों की डायरेक्शन सेम है, EDA cos 0 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। Q की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर रो इंटू DV इक्वल टू DQ, ऐसे भी मैंने उस टाइम पे बताया था। आप सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी तो हमारा स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देंगे, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, वही केस इसमें भी फॉलो होगा। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं इसका। जब हमारा स्मॉल r और E के बीच ग्राफ खींचेंगे तो जब r से आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी कि इसकी सरफेस से बाहर जाएंगे, तो हमारा कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसे घटता हुआ जाएगा। आप देख सकते हैं रेड लाइन से मैंने बताया हुआ है। और इसके अंदर इनसाइड द स्फीयर ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी प्रोपोर्शनल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जितने भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक्स।